हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। तो आज का हमारा बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है बायोलॉजी, जो कि हम आपको कल क्वेश्चंस पढ़ा रहे थे, जो कि मैंने आपको कल 111 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवा दिए थे। अब 112 क्वेश्चन से आपको फिर से रिपीट करेंगे। हम आपको इम्पोर्टेंट न्यूज़ दे दें कि कुछ स्टूडेंट हमारे में जो पहली वीडियो थी उसमें बोल रहे थे कि सर क्लियर नहीं आ रहा था, तो आप अपनी वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लें जिससे कि आपको क्लियर साफ साफ दिखने लगे। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो कि आपको जीएसबीएम मेडिकल एग्जाम देने वाले जीएसबीएम मेडिकल कॉलेज जो है कानपुर में बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम देने वाले उसके लिए यूजफुल है। प्लस आपको बीएससी नर्सिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, यही ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे 100% मैं बताता हूँ। तो इसलिए वीडियो आप लोग इंग्लिश में भी वॉच कर सकते हैं और इसे हिंदी में, इसे मैंने दोनों को कन्वर्ट करके बताया। तो बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो वीडियो कंटिन्यू देखते रहिए। माय नेम इज किशन कुमार और आप देख रहे हैं कृष्णा अटावा यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ रेड आइकन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल में बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन मिस ना हो। इसलिए प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन है। 112 क्वेश्चन में पूछ रहा है कि फलीदार पादपों में वायवीय नाइट्रोजन के स्थिर का पहला स्थिर कौन सा है। हम ये बता दें कि नाइट्रोजन जो स्थिरीकरण का पहला स्थिर उत्पाद कौन सा है। जो नाइट्रोजन से अमोनिया उत्पादन होता है, मतलब नाइट्रोजन से अमोनिया रूपांतरित की प्रक्रिया नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाती है, ये आपको पता ही होगा। तो इसका आप लोग समझ चुके होंगे, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो इसका राइट ऑप्शन होगा सेकंड, अमोनिया। जो फलीदार पादपों होते हैं तो उसमें नाइट्रोजन की स्थिति का पहला स्थिर होता है, वो होता है अमोनिया, क्योंकि नाइट्रोजन से अमोनिया रूपांतरित से स्थित प्रक्रिया नाइट्रोजनीकरण स्थिरीकरण कहलाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसकी हम आपको रिएक्शन बता दें, N2 एरो N2H2 एरो N2H4 एरो 2NH3, ये बन जाएगी इसकी क्रिया। तो आइए अब आपको अच्छे समझ में आ ही गया होगा। तो अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 113 में पूछ रहा है कि श्वसन मध्य वसा कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के भंजक में कौन सा उपापचयी सामान्यता होता है। फर्स्ट ऑप्शन इसमें इस प्रकार दे रहा है, ग्लूकोज 6 फास्फोड, और यहाँ पर सेकंड ऑप्शन दे रहा है इसमें 1.6 फ्रक्टोज 1.6 बाई फास्फेट, और यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन दे रहा है वो दे रहा है यहाँ पर पायरुविक अम्ल, और यहाँ पर जो फोर्थ ऑप्शन है वो है एसिटिल CaO। तो इसका राइट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। तो इसका जो 113 क्वेश्चन, इसका राइट ऑप्शन होगा वो होगा एसिटिल, मतलब CoA। जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा 4, एसिटिली CoA राइट ऑप्शन होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे वॉच करते रहिए आराम से और इसे नोट्स भी करते रहिए, जो कि आपको बाद में रिवीजन के टाइम कोई दिक्कत ना आए। तो क्वेश्चन नंबर 114 पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। वॉच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट आंसर्स। तो इसका पहला है कि परागकण का बाहरी कठोर आवरण अन्नचोल और जिसे इंटाइन कहलाती है। सेकंड ऑप्शन यहाँ पर ये दे रहा है कि बीजाणुजन उत्तक अगुणित होता है और अंत स्थिर लघु बीजाणु उत्पन्न करती है। और यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन दे रहा है कि टेपिटम विकसित हो रहे हैं, परागणों का पोषण करती हैं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा वो होगा यही ऑप्शन, मतलब जो टेपिटम होते हैं, टेपिटम विकसित हो रहे हैं परंतु परागणों का पोषण करते हैं। जो सही ऑप्शन यही है और बाकी ये सारे गलत ऑप्शन हैं। क्वेश्चंस आपको ध्यान रहे, इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूँ कि आपको क्वेश्चंस आपको अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद आपको माइंड में बैठाना है और तुरंत आपको आंसर लगा देना है, क्योंकि आप ज़्यादा वहाँ पर सोचने का वक्त नहीं है। जिसमें आपको क्वेश्चन में डाउट हो वो आपको बाद में करने हैं, पेपर के बाद। इसलिए आप अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िए, समझ में आए तो आप तुरंत लगा दीजिए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 115 में पूछ रहा है कि सामान्यतः लैंगिक जनन का उत्पाद क्या बनाता है। जो सामान्यता होता है मतलब लैंगिक जनन का उत्पाद क्या बनाता है। प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली जनरेट। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन दे रहा है बीज की लंबी जीवन क्षमता, या फिर प्रवर्धित सुसुप्ति, या फिर नए अनुवांशिक संयोग जो
विभिन्नता की ओर अग्रसर होते हैं या विशाल जीव संग्रह संहति। तो इसका राइट ऑप्शन होगा वो होगा नए अनुवांशिक, ये आपको पता ही होगा ऑप्शन, जो सामान्यतः लैंगिक उत्पाद क्या बनाते हैं, वो नए अनुवांशिक संयोजन विभिन्न की ओर अग्रसर होते हैं। राइट ऑप्शन इसका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116 में पूछ रहा है कि अर्धसूत्री विभाजन कहाँ होता है। अर्धसूत्री विभाजन कहाँ होता है? मोस्टॉइड टेकन प्लेस इन। जो अर्धसूत्री होता है वो अर्धसूत्री कोशिका में होता है, या फिर कोनिडिया कड़ी बीजाणु जिसे बोलते हैं, और या फिर मुकुलन या गुरु बीजाणु। तो हम आपको बता दें जो अर्धसूत्री विभाजन होता है वो होता है अर्धसूत्री कोशिका में। यहाँ से आप ऐसे ही अंदाजा लगा सकते हैं, अर्धसूत्री पूछ रहा है तो अर्ध कोशिकाएं में होगा, अर्धसूत्री कोशिकाएं में। क्वेश्चन नंबर इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट में पूछ रहा है कि अनुलमीय परागण का क्या लाभ है? उच्चतर आनुवंशिक विविधता, या फिर सेकंड ऑप्शन अधिक प्रबल संतान, या फिर थर्ड ऑप्शन है परागण कारकों पर निर्भरता नहीं, और जो फोर्थ ऑप्शन है वो है संजीव प्रजता। तो इसका राइट ऑप्शन वो होगा थर्ड ऑप्शन, मतलब परागण कारकों पर निर्भरता नहीं करता है, राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, उभयलिंगी श्राई पादपकारा किसके होने को दर्शाता है? पुधानी दर के स्त्री धानी दर एक ही पौधे पर, या पुकेसर और अंडप एक ही पौधे पर, या फिर ऊपर की ओर पुधानी और नीचे की ओर अंडधानी ही पौधे पर, या फिर ऊपर की ओर अंडधानी और नीचे की ओर पुधानी एक ही पौधे पर। तो इसका राइट ऑप्शन होगा वो होगा डी ऑप्शन, मतलब ऊपर की ओर अंडधानी और नीचे की ओर पुधानी एक ही पौधे पर। जो उभयलिंगी होता है वो इसी एक ही पौधे पर होते हैं, ऊपर नीचे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 119 की तरफ चलते हैं। 119 में पूछ रहा है कि भ्रूण कोश से कैसे भिन्न है? इसका अगुणित उत्तक होना, इसमें संचित भोजन ना होना, या फिर इसका द्विगुणित उत्तक होना, या फिर तृतीय केंद्रक के साथ अनेक शुक्राणु के संयोज होने से इसका बनना। जो परिभ्रूणपोष और भ्रूणपोष से कैसे भिन्न है? हम आपको ये बता दें, जो एंडोस्पर्म होते हैं, कुछ जीव जैसे एंडोस्पर्म और कोशिका संचित खाद्य पदार्थों से भरी हुई विकसित भ्रूण को पोषक के प्रयोग में लाई जाती है, और जो परिभ्रूणपोष होते हैं तो उसके मुख्य अंतर बीजों में उपस्थित होते हैं, परंतु अधोभ्रूणपोष विकसित पूर्ण में संचित खाद्य रूप से उत्पाद होते हैं, मतलब उपस्थित होते हैं, और जो विकास पूर्ण समय में उपयोग होते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा वो होगा इसके द्विगुणित उत्तक होना, क्योंकि ये द्विगुणित उत्तक होते हैं। क्वेश्चन नंबर वेरी 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 इंपॉर्टेंट है कि दो जीन जो 50% पुनर्योगज आवृत्ति दर्शाते हैं, उनके लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? क्वेश्चन में नहीं पूछ रहा है। फर्स्ट ऑप्शन, जीन भिन्न गुणसूत्र पर हो सकती है, जीन मजबूती से संयोजी है, जीन स्वतंत्र अपव्यवहन दर्शाते, या फिर यदि जीन एक ही गुणसूत्र पर विद्यमान है तो वो अर्धसूत्र विभाजन एक से अधिक बार विनियमित होती है। जो इसका राइट ऑप्शन होगा वो होगा बी ऑप्शन, मतलब इसका बी में है जीन मजबूत से संयोजित हैं। ये गलत ऑप्शन है, क्योंकि ये तीनों सही ऑप्शन थे, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी। तो ये इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है गलत ऑप्शन क्या है, तो ये गलत ऑप्शन था, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर इम्पोर्टेंट है 121 कि एक समिष्ट के अंदर जीन आवृत्तियों में विभिन्नता संयोज से होती है, और बजाय प्रकृति वर्ण के द्वारा इसे किसके लिए अर्धव्यवस्थित किया जाता है? अनुवांशिक बहाव, अनुवांशिक विचलन, यादृच्छिक संगम, या फिर अनुवांशिक भार। तो इसका राइट ऑप्शन होगा वो होगा अनुवांशिक विचलन, जिसे बोलते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट 122 क्वेश्चन नंबर आप लोग नोट कर लीजिए, 100%। ये 19 में आया था, ये मैंने पढ़ा था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 122 क्वेश्चन में पूछ रहा है कि यदि ए बी
यदि ए बी रक्त समूह वाले दो व्यक्ति विवाहित होते हैं और उनके पर्याप्त विशाल संख्या में बच्चे होते हैं, तो इन बच्चों को ऐसा वर्गीकृत किया जाता है जैसे एक रक्त समूह, ए बी रक्त समूह और बी रक्त समूह 1:2:1 के अनुपात में प्रोटीन विद्युत का संचालन प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस की आधुनिक तकनीक से ज्ञात होता है कि ए और बी प्रकार के प्रोटीन दोनों ही ए बी रक्त समूह व्यक्तियों में विद्यमान हैं। इसका उदाहरण मतलब सह प्रभाविता, अपूर्ण प्रभाविता, आंशिक प्रभाविता या फिर पूर्ण प्रभाविता। इसका राइट ऑप्शन होगा वो होगा फर्स्ट ऑप्शन, मतलब सह प्रभाविता, जिसे बोलते हैं कोडोमिनेशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप लोग फिर से देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 123 की तरफ चलते हैं कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा भिन्न विकास इतिहास वाले जीव एक समान पर्यावरणीय चुनौती के जवाब में सामान्य समलक्षण अनुकूलन विकसित करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है वो होगा यहाँ पर, फर्स्ट ऑप्शन है प्राकृतिक वर्ण या फिर अभिसारी विकास या अयादृच्छिक विकास अनुकूलित विकर्ण। जिसका राइट ऑप्शन होगा वो होगा बी ऑप्शन, अभिसारी विकास। क्वेश्चन नंबर वेरी 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 इंपॉर्टेंट की तरफ चलते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है और हमारा जो स्टोरेज है वो पूरा भर चुका है, इसलिए। तो निम्नलिखित बीटी फसलों में कौन सी फसल भारत में किसान द्वारा उगाई जाती? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, ये 19 में आया था 100%। मक्का, कपास, बैंगन या फिर सोयाबीन। वो इसका राइट ऑप्शन होगा वो होगा बी ऑप्शन, मतलब कपास। जो बीटी की फसल होती है वो होती है कपास। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, सिट्रिक अम्ल का अच्छा उत्पादक कौन सा? वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, जिसे बोलते हैं एस्पायरेजिलस, स्यूडोमोनास या फिर क्लोरिस्ट्रिडियम या फिर सैकेमोरोसिस। इसका राइट ऑप्शन होगा वो होगा फर्स्ट ऑप्शन, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, एस्परेजिलस फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। क्वेश्चन नंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि एक रासायनिक अभिक्रिया में प्रतिबिंब एंडोन्यूक्लियेज द्वारा जनित डीएनए खंड को किसके द्वारा अलग किया जाता है? अपकेंद्रीकरण के या फिर पॉलीमेरेज श्रृंखला अभिक्रिया या फिर विद्युत संचालन, इलेक्ट्रोफोरेसिस, प्रतिबंधन मापन। तो इसका राइट ऑप्शन होगा वो होगा सी ऑप्शन, यानी विद्युत संचालन, इलेक्ट्रोफोरेसिस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था क्वेश्चन। 128 क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जीव और उसकी कोशिका भित्ति निम्न कारक एंजाइम के लिए निम्न में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? इनमें आपको चार ऑप्शन, जीवाणु, लाइसोसोम, पादप कोशिका, सेलुलोज और शैवाल मिथाइलेज, और जो फोर्थ ऑप्शन है वो कवक काइटिनेज। तो इसका राइट ऑप्शन वो होगा सी ऑप्शन, मतलब शैवाल मैंने मिथाइलेज। तो ये गलत ऑप्शन है, यानी सम्मिलित ये नहीं है, तो राइट ऑप्शन इसका सी ऑप्शन है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 130 क्वेश्चन में वेरी वेरी निम्नलिखित में से किसके गहरे समुद्र पाए जाने की संभावना है? आर्कीबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, नील हरे शैवाल या फिर मृतजीवी कवक। तो इसका राइट ऑप्शन होगा वो होगा सी ऑप्शन, यानी थर्ड ऑप्शन, नीले हरे शैवाल, क्योंकि ये गहरे समुद्र के जल में पाए जाने वाले होते हैं। नीले हरे शैवाल ये गहरे समुद्र में पाए जाते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 131 में पूछ लेते हैं कि फास्फोरस का प्राकृतिक भंडार कौन सा है? नेचुरल सर्बोरन ऑफ फास्फोरस इज समुद्री जल, प्राणी अस्थियां, सेल या फिर जीवाश्म। तो इसका राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका थर्ड ऑप्शन, यानी सेल। जो फास्फोरस की प्राकृतिक भंडार कौन सा है? सेल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब द्वितीयक उत्पादकता
जिसके द्वारा नए अकार्बनिक पदार्थ बनाने की दर है उत्पादन, परजीवी, उपभोक्ता या फिर अपघटन। तो इसका वो राइट ऑप्शन होगा, वो होगा उपभोक्ता। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ऑप्शन नंबर इम्पोर्टेंट की तरफ चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक्स संटू पादप संरचना में प्रयुक्त नहीं होता है? क्षेत्र जीन बैंक, बीज बैंक या फिर स्थानांतरित जुताई या फिर वनस्पति उद्भाग। तो इसका राइट ऑप्शन होगा, वो होगा स्थनरी जुताई, मतलब थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इसमें पूछ रहा है कि क्योटो क्योटो संखिल प्रोटोकॉल का अनुमोदन कहाँ हुआ है? कॉप कॉप 3 में, कॉप 5 में या कॉप 6 में या फिर कॉप 7 में? तो इसका कब हुआ है? वो हुआ है कॉप 6 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब क्वेश्चन नंबर 135 में चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 135 पूछ रहा है कि वैश्विक जैव विविधता में किसकी जातियों की अधिकतम संख्या है? सहवाल, लाइकेन, से कवक या फिर मांस एवं फर्न की? तो इसका वो राइट ऑप्शन होगा, वो होगा थर्ड ऑप्शन कवक, क्योंकि जो वैश्विक जैव विविधता होती हैं उसकी जातियां अधिकतम कवक में ही पाई जाती हैं। अब क्वेश्चन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट की तरफ चलते हैं हम। आपको ये क्वेश्चंस आपको नहीं पूछे जाएंगे क्योंकि ये आपके मतलब के नहीं हैं, इन्हें आप पढ़ भी सकते हैं जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। इसमें आपको इससे नहीं पूछेगा, मैं बता रहा हूँ, यहाँ से पूछेगा। आपको ये क्वेश्चंस आने की बहुत संभावना है। ये वाला क्वेश्चन आप देख रहे हैं 148 क्वेश्चन नंबर कि एक गर्भवती स्त्री के एक ऐसे बच्चे को जन्म दिया जो अल्प विकसित वृद्धि, मानसिक मदता, निम्न वैद्युतिक एवं मापदंड मापदंड एवं असामान्यता त्वचा से ग्रस्त है। ऐसे किसके कारण हुआ है? आहार में आयोडीन की कमी, हार्मोन्स में वो वृद्धि, हार्मोन्स में अल्प मात्रा में स्राव, थायराइड ग्रंथि का कैंसर या फिर पार्स डिस्टेलिस द्वारा अति स्रावित। तो इसका राइट ऑप्शन होगा, वो होगा फर्स्ट ऑप्शन, मतलब आहार में आयोडीन की कमी के कारण होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, आप लोग देख सकते हैं। ये 149 की मैं आपको PDF दे दूंगा, इससे कोई दिक्कत नहीं। ये हम कहाँ आ गए? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो आप लोग देखते रहिए। आप लोग बोर तो नहीं हो रहे ना? अच्छे से पढ़िए, सिलेक्शन हो जाएगा, नो टेंशन। ये क्वेश्चंस पूछेगा, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस। ये शुक्राणु निर्माण का सही क्रम, ये आया था 100% क्वेश्चन, मुझे अच्छे से याद है कि 2019 में CP नेट में ये पूछा गया था। जो BSc नर्सिंग का एग्जाम होता है ना सैपई वाला में, तो उसमें पूछा गया था कि इसमें सही क्रम क्या है। तो यहाँ पर दे रहा है स्पेमेडिट, यहाँ पर हम स्पेमेडिट या फिर स्पेनोटोसाइटस या फिर स्मेलोजेनिया स्पोरोमेटोजा। तो इसका राइट ऑप्शन हमने लगाया था, वो लगाया था, अभी बता रहे हैं हम आपको। इसका राइट ऑप्शन था, वो होता D ऑप्शन, जिसे शुक्राणु जनन ऐसे आएगा। ये इस प्रकार से नहीं पूछा जाएगा, ऐसे दे रखा है, इस प्रकार से नहीं आएगा। वो इस प्रकार से देगा आपको, शुक्राणु जनन, शुक्राणु कोशिका, शुक्राणु या फिर शुक्राणु, ये ऑप्शन दे रखा है। क्योंकि हमारे सामने एक हमारी जो मैंने नोट्स तैयार की रखी है ना, उसमें मैंने देखा है कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको ये बदल सकते हैं, बट ऑप्शन बदल सकते हैं, बट आपको क्वेश्चन थोड़ा भी डिफरेंट नहीं होगा। इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आप दोनों तरीके से याद कर लीजिए, इंग्लिश में भी हिंदी में भी, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन घुमा सकता है, आपको बेवकूफ़ बना सकता है टीचर। इसलिए आप लोग बेवकूफ़ बिल्कुल मत बने, क्योंकि आप अच्छे बच्चे हैं। जो अब क्वेश्चन नंबर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया था, जो एक साथ ही पूछे गए थे। तो क्वेश्चन पूछा गया था इसमें आर्वत आर्तव रिसाव किसकी कमी के कारण होता है? प्रोजेस्टेरोन, FSH, ऑक्सीटोसिन या फिर वैसोप्रेसिन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये भी,
तो ये क्वेश्चन आपको हम बता दें, जो प्रोजेस्टेरोन है वो गर्भाधान में सहायक होता है, जो एस्ट्रोजन होता है वो गेनेस्ट्रोपिक में होता है, और जो ऑक्सीटोसिन होता है वो होता है मतलब हार्मोन्स के, आप लोग ऑक्सीटोसिन समझ रहे हो, मतलब मिल्क का स्रावित करता है ऑक्सीटोसिन। तो इसका राइट ऑप्शन होगा वो होगा ए ऑप्शन, यानी प्रोजेस्टेरोन। अति स्रावित क्या कर इसकी कमी के कारण होता है प्रोजेस्टेरोन की कमी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज हम ये क्वेश्चन क्लियर करवा देंगे आपको। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ये क्वेश्चन, अगली वीडियो में हम आपको देंगे BHU 2019 का पेपर सॉल्व करवाएंगे। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 173 में पूछ रहा है, ये भी इम्पोर्टेंट है कि मानव शरीर में कोशिका मध्यता प्रतिरक्षा किसके द्वारा कार्यान्वित होती है? टी लिम्फोसाइट द्वारा, और बी ऑप्शन है बी लिम्फोसाइट द्वारा, लिम्फोसाइट द्वारा, थर्मोसाइटों द्वारा, या फिर रक्ताणुओं द्वारा। तो इसका राइट ऑप्शन होगा वो होगा ए ऑप्शन, मतलब टी लिम्फोसाइट द्वारा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 75 क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं, क्योंकि इसलिए मैं बता रहा हूँ, ये प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं क्वेश्चन कि जलमल के उपचार के दौरान विभिन्न बायोगैस उत्पन्न होती हैं, जिससे शामिल है मेथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन ऑक्सीजन, कार्बन हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन सल्फर डाइऑक्साइड, या फिर हाइड्रोजन सल्फाइड, नाइट्रोजन मीथेन। इसका राइट ऑप्शन होगा वो होगा ए, जो बायोगैस जिसे बोलते हैं, बायोगैस उत्पन्न होती हैं, वो उत्पन्न कौन कौन सी होती हैं? मीथेन होती है, हाइड्रोजन सल्फाइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ये लास्ट क्वेश्चन आप लोग देख रही, ये भी बहुत है। यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि वायु प्रदूषण निरोध और नियंत्रण अधिनियम कब लागू हुआ था? ये जनरल से पूछा गया था। जनरल से इस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब जनरल से संबंधित। तो वायु जो आपको पता है ये हुआ था 181 में। तो हम आपको बता दें तो 1975 में क्या हुआ था? 1975 में जो इसमें जल प्रदूषण बचाव हुआ था। जल प्रदूषण बचाव और पर्यावरण प्रदूषण बचाव, जो जल प्रदूषण बचाव हुआ था वो हुआ था 1974 ईस्वी में, और जो जल प्रदूषण हुआ था वो हुआ था 1986 में, और जो पर्यावरण प्रदूषण 1974 में हुआ था। 1990 ये गलत ऑप्शन है, ये इसमें दे रखा है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा वो होगा सेकंड ऑप्शन, बिल्कुल। वायु प्रदूषण निरोध कब नियंत्रण लागू हुआ था? वो हुआ था 1981 में लागू हुआ था। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा ही लगा होगा। अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और अपने ग्रुप में अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नहीं किया है तो तब तक के लिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब। थैंक यू।